नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। खबरों की खबर में आज सबसे पहले उस खबर की खबर लेंगे जो आम लोगों की जिंदगी यानी आपसे और हमसे सीधे तौर पर जुड़ी है। बिहार में एक नारा चलता है कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। बिहार में नीतीश कुमार तो जरूर हैं, लेकिन आजकल बहार नहीं दिखाई देती है, बल्कि एक ही बारिश में पुलों के टूट जाने से जमकर हाहाकार मचा हुआ है। एक या दो नहीं, बिहार में पिछले 11 दिनों में 5 पुल गिर गए हैं। मैं आपको एक एक करके सारे ध्वस्त पुलों का हालात दिखाने वाला हूं आज इस बुलेटिन में, क्योंकि ये पुल न सिर्फ बिहार के दूर दराज के लोगों के लिए लाइफलाइन का काम करते थे, बल्कि ये एक तरीके से आप कह सकते हैं विश्वास के पुल थे। लोगों को विश्वास रहता है कि ये पुल उनके खून पसीने की कमाई से निकले टैक्स से बने हैं, इसीलिए उन पर सफर करना खतरनाक नहीं होगा और आम आदमी के जीवन यापन को ये पुल आसान ही करेंगे। और पुल के ढहने और सैलाब में बहने के साथ वो विश्वास भी एक आम आदमी का बह जाता है। तो फिर एक एक करके उन पुलों की विवेचना करते हैं जो बिहार में आम लोगों को पार लगाने के लिए बनाए गए थे, लेकिन खुद ही पार नहीं लग पाए। सबसे ताज़ा मामला शुरुआत करते हैं मधुबनी से। इस जिले में 28 जून को इस इलाके में भूतई नदी पर निर्माणाधीन पुल का गर्डर गिर गया। इस 75 मीटर लंबे निर्माणाधीन पुल का 25 मीटर हिस्सा धराशायी हो गया। बस नदी का जलस्तर बढ़ा और उसकी धार कोई निर्माणाधीन पुल बर्दाश्त नहीं कर पाया। उस पर से गिरे बिम को लंबी पॉलिथीन से ढककर मामले को एक तरीके से छुपाने की कोशिश भी की गई। स्थानीय लोग इस चीज को लेकर बहुत परेशान थे और शायद इसीलिए इस चीज को छुपाने की कोशिश में प्रशासन लग गया। करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस पुल का निर्माण 4 साल से जारी था। इस पुल को ग्रामीण कार्य मंत्रालय की तरफ से बनाया जा रहा था। और इसके बाद अब आपको मैं मधुबनी से अररिया लिए चलता हूं, जहां 31 करोड़ रुपए का बना पुल पानी में डूब गया। अररिया में बकरा नदी पर बन रहा पुल ही पानी में डूब गया। इस पुल का निर्माण 13 साल से चल रहा था, लेकिन नदी की बदलती धारा का हवाला देकर बार बार निर्माण की राशि बढ़ाई जाती रही, लेकिन पुल नहीं बन पाया। फिर बना तो एक ही बार में लगता है कि भ्रष्टाचार को देखकर शर्म के मारे उसी नदी में डूब गया। पुल का निर्माण कार्य 13 वर्षों से चल रहा था और जब पुल बनकर तैयार हुआ और अप्रोच पथ निर्माण के साथ ही आवागमन शुरू होने वाला था, तभी पुल धराशायी हो गया। पुल के 3 पिलर नदी में पूरी तरीके से समा गए। स्थानीय लोगों को इस बात का दर्द है कि अब उनका क्या होगा। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार का पेट इतना बड़ा हो गया है कि लोगों को लगता है कि उनकी सारी सुविधाओं और बुनियादी साधनों को भ्रष्टाचार निगल रहा है। 13 साल पहले इस पुल का निर्माण शुरू हुआ था, तब इसकी लागत 11 करोड़ रुपए रखी गई थी, लेकिन बनते बनते 31 करोड़ रुपए हो गई। पहले पुल निर्माण की जिम्मेदारी बिहार राज्य पुल निगम के ऊपर थी, लेकिन 5 साल पहले ग्रामीण इंजीनियरिंग संगठन के ऊपर आ गई। अररिया में पुल पानी में डूब गया तो मोतिहारी में पुल बनने से पहले ही धंस गया। बिहार में एक हफ्ते के अंदर यह तीसरा पुल है जो चालू होने के पहले ही गिर चुका है। जिले के घोड़ा सहन प्रखंड में अमवा से चैनपुर के रास्ते में बना यह पुल भर भराकर गिर गया। पुल के गिरने के बाद अब लोग तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं और दूसरी ओर सरकार की भी खूब बदनामी हो रही है। वही स्थानीय लोगों ने इस घटना को लेकर काफी आक्रोश जताया है और इसको लेकर प्रदर्शन भी किया। 1,59,00,000 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण धीरेन्द्र कंस्ट्रक्शन कंपनी करवा रही थी। इस पुल को बनाने का काम इसी साल 1 मार्च को शुरू हुआ।
जिसे अगले साल 28 फरवरी तक खत्म होना था, लेकिन उससे पहली ही बारिश में यह पुल ढह गया। बिहार में पुल के गिरने और पिलर धंसने का सिलसिला लगातार जारी है। किशनगंज जिले के बहादुरगंज में मारिया नदी पर बना पुल पानी का दबाव नहीं झेल पाया और उसका पिलर नदी के तेज बहाव के कारण करीब 1.5 फीट दब गया। पुल धंसा तो जिला पदाधिकारी के निर्देश पर बहादुरगंज के थाना अध्यक्ष ने जाकर बैरिकेडिंग करवाई और तत्काल आवाजाही को रोका गया। लेकिन स्थानीय लोग मानते हैं कि 6 साल के अंदर ही पुल का धंस जाना भ्रष्टाचार की गवाही देता है। क्या परेशानी है भैया इस पुल टूटने? बहुत परेशानी है भैया, जब रास्ता सड़क कट गया तो परेशानी वाला बात है ही है भैया। ये पब्लिक का रास्ता है भाई। कितना गांव होगा इसे अगर पुल टूटने से? ये पुल टूटने से मोटा मोटी आपका 12-13 बस्ती का तो एकदम आना जाना ही बंद हो जाएगा। अच्छा, ऐसा बात है ना। क्या चाहते हैं आप? पुला बनना चाहते हैं, जल्दी से इसका निर्माण होना चाहिए। ये रोड जो है ना 20 साल हो गया बनाने का। 20 साल के बाद ये जो है 2 बार टूट गया। कोई मरम्मत किया, मरम्मत किया यहाँ का गढ़गांव का। उसके बाद ये जो है बहुत दिक्कत हो गया है आदमी से कोई आने जाने में। वो प्रशासन आया है, वो देखकर वो सुन करके जो है ये क्या क्या भेजा है नहीं भेजा है। अभी हम लोग जो है यहाँ पर खड़े हैं और पुला को कितना गाँव लगभग उसमें प्रभावित है? कम से कम 20 गाँव यहाँ है। तो अभी बारिश तो हुआ ही नहीं, जैसे थोड़ा ही बारिश हुआ इससे पुल तो बह के चला गया। अभी देखिए और भी बहने के अभी बारिश तो आया ही नहीं। बारिश जब आएगा तो इसका नामो निशान नहीं रहेगा। कितना महत्वपूर्ण है ये? महत्वपूर्ण, इतना महत्वपूर्ण कि रोजी रोटी का सबब था। गांव का आदमी सारा रोजी रोटी करने वाला, गांव का आदमी कहीं भी जाए बाजार जाना है इसको काम इसी पे। इस पुला से हम लोग लोहागड़ा अनाज बेचने के लिए जाते हैं, इसमें भी हम लोग जा नहीं पाते हैं। और इस पुला से पूरब तरफ भी 3-4 गांव है, इसमें भी हम लोग तुलसिया बाजार, खाद, धान का बीज, किसान तबका आदमी है। अब ये खाद उज नहीं लाएंगे, इस पुला के कारण हम लोग का बहुत परेशानी है, ताकि हम लोग खेती भी नहीं कर पाएंगे। इस पुल को ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा वर्ष 2011 में लगभग 25 लाख रुपए की लागत से बनाया गया था। पुल की लंबाई लगभग 70 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है। किशनगंज जिले में ही बहादुरगंज के बाद ठाकुरगंज प्रखंड का भी मामला सामने आया है, जहां तेज बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसमें बूंद नदी पर बना पुल का एक पिलर करीब 1 फीट तक धंस गया। इसे तत्कालीन सांसद मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के सांसद निधि कोष से 2007 और 8 में बनाया गया था। ये पुल 3 से 4 पंचायतों को जोड़ता है और अगर पुल धराशायी हो जाता है तो 50 से 60 हजार की आबादी सीधे तौर पर प्रभावित होती है। 5-5 पुलों का इस तरीके से टूटना, पानी में बह जाना, नदी की धार को बर्दाश्त न कर पाना, ये बताता है कि कैसे बिहार में प्रशासन और सिस्टम सुशासन बाबू के शासन के बावजूद घनघोर लापरवाही का शिकार है। इन पुलों के टूटने पर लोगों से बात करके और गड़बड़ियों का पूरा आकलन करके ये कहा जा सकता है कि बिहार में पहले तो उस पुल की मरम्मत जरूरी है जो लोक की जरूरतों को तंत्र की संवेदनशीलता और ईमानदारी से जोड़ता है, क्योंकि 5, 6 या 8 पुलों का टूट जाने से ही सिस्टम का खोखलापन रुकने वाला नहीं दिखता है, बल्कि खतरे और भी हैं। इसको लेकर मेरे सहयोगी प्रभाकर कुमार की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। जी, पिछले 15 दिनों में बिहार में 6 पुल गिरे हैं। ये छोटे पुल जो कि ग्रामीण इलाकों के पुल हैं और 6 के 6 पुल जो हैं उसमें कहीं पे पाया धंसने की बात हो रही है, कहीं पे पुल का जो प्लैंक है वो टूटा है। कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन पुल भी थे जो बनने से पहले ही धंस गए और इससे पूरे देश में बड़ी किरकिरी हो रही है बिहार की। वैसे ही एक पुल देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ। ये हमारे पीछे जो आपको पुल दिख रहा है, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इसका जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर नया बना है, लेकिन इसके पाए को आप देखें। आप इसके पाए को अगर देखेंगे तो ये लगता है आपको कि आज़ादी के पहले जो पाए बना था उसी पाए के ऊपर स्ट्रक्चर बना दिया गया है। तो अगर आप इसकी बनने की तिथि देखेंगे, जो स्ट्रक्चर बना है, तो उसके हिसाब से ये पुल नया है, लेकिन इसकी नींव जो है ये कमज़ोर है। और ऐसे ही पुल जो हैं वो बार बार धंस रहे हैं, जिससे कि बहुत किरकिरी हो रही है और विपक्ष को भी एक मौका मिल रहा है सरकार पे
हमला करने का। ये जो पुल धंसने की घटना हुई है, यह चाहे किशनगंज हो, अररिया हो, सिवान हो, मोतिहारी हो, मधुबनी हो, अलग अलग इलाकों में हुई है। और सारे जगहों पे इसी तरह के जो ग्रामीण इलाके के जो पुल हैं, जो पुराने पुल हैं, वो धंसे हैं। उनके पाया जो है वो धंसा है, या फिर ऊपर का जो स्ट्रक्चर है जिसे प्लैंक बोलते हैं हम, वो गिरा है। बहुत जगहों पे जो काम किया गया है इसमें, जो जिस तरीके की जो गुणवत्ता की जो मापदंड होने चाहिए थे, उसका पालन नहीं किया गया है। गवर्नमेंट की तरफ से इस पर इंक्वायरी भी ऑर्डर की गई है, फैक्ट फाइंडिंग टीम भी लगाई गई है जो सभी जगहों पर जाके पुल की जांच करेगी। लेकिन कुल मिला के जो वहाँ के लोग हैं वो इससे भुगतभोगी हैं, क्योंकि ये जो सारे पुल जो देख रहे हैं आप, ये छोटे पुल होते हैं। इनकी लागत जो है 5 करोड़ से 10 करोड़ 15 करोड़ के बीच की होती है, लेकिन उस पूरे इलाके में इनका खासा मतलब होता है। ये बहुत बड़ी आबादी को कनेक्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनकी जो दूरी होती है आपस में वो कम करते हैं। तो ये जो छोटे पुल और पुलिया बनते हैं ग्रामीण इलाकों में खास करके, इनकी उपयोगिता अगर आप देखेंगे तो बहुत उपयोगिता होती है। और इसी कारण से जो एक आप देखिएगा कि एक पुल जहाँ धंसता है वहाँ पे लगभग 50,000 से लेकर 1 लाख तक की आबादी जो है उससे प्रभावित होती है। वो प्रभावित इसलिए होती है कि उनके जो गांव हैं उनको सड़क से जोड़ने में, उनको शहर से जोड़ने में ये पुल जो है वो खासे महत्वपूर्ण होते हैं। कुल मिला के 6 पुल के गिरने की बात है अभी तक, और सरकार जो है इस पर इन्होंने जांच कमेटी बैठाई है। और सरकार का मानना है कि जल्दी ही जो है इस संबंध में जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो पुल बनाने वाले हों या पुल के रख रखाव वाले लोग हों। क्योंकि देखिए इसमें से जितने भी पुल गिरे हैं इसमें ज़्यादातर पुल में मामला जो है वो रख रखाव का आ रहा है। ये पुल बन तो जाता है, जो भी इसके कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार होते हैं उन्हें पैसा भी मिल जाता है, लेकिन सरकार के पास कोई पुख्ता पॉलिसी नहीं है इसके रख रखाव की। और ये सबसे बड़ा कारण है कि इस तरह से जो आप लगातार बिहार में पुलों का गिरना देख रहे हैं वो जारी है। नौबतपुर से प्रभाकर कुमार, NDTV। इस वक्त दिल्ली में संसद का सत्र भी चल रहा है। बिहार के पुल का मुद्दा संसद के गलियारों में भी सुनाई पड़ा। NDTV ने बिहार के सांसदों और मंत्रियों से बात की तो अपनी सुविधा के हिसाब से उनका जवाब सामने आया। सुनिए। ये बहुत गंभीर विषय है। इस तरीके से गुणवत्ता के साथ जब समझौता किया जाता है उसमें भ्रष्टाचार साफ दिखाई देता है। और मेरी सरकार, मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार को लेकर, करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस वाली सरकार मानी जाती है। ऐसे में इस बात की जांच होगी और जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। बिहार डबल इंजन की सरकार है। कुछ दिन पहले एक अलग सरकार थी, तो 2 ही दिनों में, 1 ही महीना में तो पुल ढह नहीं रहे हैं। तो ये लगातार 7वां पुल भैया। एक पुल में जब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, AC चीफ इंजीनियर, ऊपर से नीचे परसेंटेज सभी लोग लेंगे। 1000 करोड़ की कमाई हो जाएगी पुल से, रोड से, मंत्री संतरी सभी को। और 1-1 हज़ार करोड़ कमा लीजिएगा। तो आप हमको जरा बताइए, RWD में, NHI में, पुल निगम में, तो भैया वो पुल कितने दिन बचेंगे? कि यह तो हमें लगता है कि यह जांच का विषय है। सरकार इसको गंभीरता से ली है, बिहार की सरकार ने उसको जांच कर रही है। और कहीं भी कोई भी उसमें अगर दोषी पाए जाएंगे उसको राज्य की सरकार उनको नहीं छोड़ेगी। वह जो नियम संगत जो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होगा वह राज्य सरकार करेगी। हमें लगता है कि इस पर और मजबूती से सरकार, सचेतता से बिहार की सरकार उसको संज्ञान में ली है और उसको गंभीरता से आगे कार्रवाई भी करेगी। देखिए, ये दुखद है। एक तरफ तो हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारा जो शासन है वो बहुत ही कुशल है, लेकिन हकीकत क्या है ये तो लोगों के सामने आ रहा है। बहुत आश्चर्य हो रहा है कि इस तरह से लगातार एक के बाद एक 7 पुल बह गए। ये इस बात को दर्शाता है कि बिहार में प्रशासन कैसे काम कर रहा है, ब्यूरोक्रेसी कैसे काम कर रही है। बिहार में वैसे ही बाढ़ बहुत आती है और इस बार तो पहली ही बारिश में तमाम पुल खस्ता हालात में दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी जी। अशोक जी, 11 दिनों में 5 पुलों का गिर जाना वाकई में चिंता पैदा करता है कि आखिरकार बिहार में ये हो क्या रहा है, क्यों ऐसे हालात हैं। राज्य में बढ़ती अव्यवस्था और भ्रष्टाचार की मिसाल क्या कुछ और हो सकती है? क्यों हो रहा है ये सब? नहीं, देखिए सुमित जी, आई थिंक कि इसको थोड़ा क्लियर करना चाहिए। पुल तो एक्चुअल में एक ही किशनगंज में एक पुल जो
कंप्लीट था, जिसका अंडर कंस्ट्रक्शन था, जिसका पुल तो बन चुका था, बट आई थिंक उसका जो रोड्स कंप्लीट नहीं हुए थे, वो पुल गिर गया था। उसके लिए हम लोगों ने एक टीम गठित की है और वहाँ पे जो 3 इंजीनियर्स हमारे थे उनको तत्काल हम लोगों ने निलंबित भी किया है। और हम समझते हैं कि विदिन 1 डे और 2 डे, विदिन 2 डेज, हमने 1 वीक का टाइम दिया था, वो हमारी रिपोर्ट्स भी उसमें आ जाएगी। और बाकी जहाँ 2 जगहों की जो बात हो रही है, वो एक तो बहुत पुल पुराना हमारा था और ऑलरेडी अप्रैल के मंथ में वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने हम लोगों को रिकमेंडेशन भेजा था स्टेट गवर्नमेंट को कि ये पुल की स्थिति बहुत ख़राब है, ये इस पुल कभी भी गिर सकती है, सो इसके बदले एक नया पुल का निर्माण किया जाए। और SOS उनका मैसेज आया था और वहाँ डिपार्टमेंट ने DPR भी तैयार किया। बट अनफॉर्चुनेटली जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्शंस और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हम लोग उसको टेंडर हम लोग कर नहीं पाए। तो वो पुल का एक इशू है। जो थर्ड इशू है वो MP लेड पुल बना है 2009 में, वो ग्रामीण कार्य विभाग का पुल नहीं है। और उस पुल के भी हालत खराब होने की खबर थी। बट हम लोगों ने जो अभी प्राइमा फेसी पता किया है कि ओवरलोडेड जो ट्रक्स थे उसके चलते अभी बरसात में वो इश्यूज हुआ है। बट हम कल एक डिपार्टमेंट के स्तर पर एक बड़ा रिव्यू करने जा रहे हैं और इन सब चीज़ों पर भविष्य में कैसे हम लोग और कंट्रोल बना सकते हैं और जो SOP है उसको कैसे हम लोग फॉलो अप कर सकें, उसके लिए एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग इस पर एक निर्णय करेंगे और नए पुल जो हमारे जर्जर हालत में हैं उसको प्रायोरिटी पर हम कैसे बना पाएं, उसका एक निर्णय करेंगे। अशोक जी, जितने पुलों की घटना हुई है बीते 2 हफ्तों में, आप कह लीजिए, ये सब के सब नीतीश कुमार के शासनकाल के दौरान ही बने। वो लगातार CM है उत्तर राज्य के, उनको सुशासन बाबू का टैग मिला हुआ है। आपको लगता नहीं है कि ये कैसा सुशासन है जहां पर भ्रष्टाचार इस हद तक दिखाई दे रहा है कि पुल बनने के पहले बह जा रहे हैं, जो बने हुए हैं वो मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं? अगर आप देखिएगा, इफ यू विल सी इट, देयर आर more than 1 lakh pool has been created in last 18 years of Nitish Kumar. If you are quoting Nitish Kumar as a Sushashan Babu and then you are quoting ki why it is happening, then I have to explain you things because it is necessary. People of viewers of India should know that what you are asking and where you are taking this issue. 18 साल में लगभग 1.5 से 2 लाख पुलों का निर्माण इस प्रदेश बिहार में हुआ है और ग्रामीण कार्य विभाग के माध्यम से कुछ पुल MP लेड फंड से बनते हैं जिसकी जवाबदेही ग्रामीण कार्य विभाग के पास नहीं है। कुछ पुल जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो अंडर कंस्ट्रक्शन में लायबिलिटीज लाई विद द कॉन्ट्रैक्टर एंड द इंजीनियर, डजंट लाई विद द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने दिया, अब सेंटरिंग हुई, हम भी अपने घर का सेंटरिंग करते हैं, कभी कभी सेंटरिंग गिर जाती है, बट वहां पर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, तो इट डजंट मीन दैट कि वी हैव नॉट हैंडेड ओवर टू द पब्लिक। एक ही पुल है जो गिरा है, जो पब्लिक अंडर कंस्ट्रक्शन था, लेकिन पुल कंप्लीट हो चुका था। हम लोग उस पर SIT गठित किए हुए हैं, हम लोग 1 वीक का टाइम मांगा है और हमने 3 इंजीनियर्स को उसमें सस्पेंड किया है। वी आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट कि नोबडी शुड बी स्पेयर्ड इन दिस, कि अगर जो हमारा SOP बना है उस SOP से अगर अलग कोई हट के काम करता है। दुनिया में तो हर तरह के लोग हैं, आई कांट से कि हम एकदम हमारे डिपार्टमेंट में सभी लोग पाक एंड साफ है, लेकिन सरकार पूरी तरह से इस इशू पर सख्त है और कोई भी वैसे लोग जो SOP को फॉलो नहीं करेंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। पर अशोक जी, आप ग्रामीण कार्य मंत्री हैं, कुछ पुल आपके विभाग के अंदर भी आते हैं, आप सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं इस मामले को। मैं बड़ा सीधा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अब आप ये गारंटी दे सकते हैं राज्य के मंत्री होने के नाते, कैबिनेट मिनिस्टर होने के नाते, कि अब कोई और हादसा नहीं होगा पुल का? I have got a charge of this department only 3 months back. Fair enough. और 3 महीने पहले से जो हमारी सरकार ने जो ग्रामीण कार्य के पुलों का निर्माण किया है, मैं कह रहा हूं 2 लाख से ऊपर पुल का निर्माण हुआ है इन 18 वर्षों में। अब 1-2 पुल जो पुराने हैं, 15-20 साल पुराने हैं, उसमें कुछ कमियां हुई हैं और बाकी जो पुल हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, दे आर नॉट कंप्लीटेड। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ इट हैज बीन कंप्लीटेड एंड हैंडेड ओवर टू द पब्लिक, देन थिंग्स आर डिफरेंट। But if the pull is under construction, but yet I am telling you,
We are not going to spare anybody in the state who is not going to follow the SOP. भविष्य में अगर नए पुलों का निर्माण हो रहा है तो उसमें यह बात को ताकीद रखा जाएगा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई इंजीनियर या कोई ठेकेदार, ऐसा काम ना करे जिससे सरकार को एम्बैरेसमेंट फेस करना पड़े। और बड़े मेहनत के बाद हम लोग जनता के साथ जुड़े हुए लोग हैं। बहुत पुल से बहुत लंबे संघर्ष के बाद पुलों का निर्माण होता है और पुल के निर्माण होने के बाद जनता में खुशी होती है। और अगर पुल गिर जाता है तो सरकार के प्रति और जो सरकार में लोग बैठे हैं उनके प्रति गैर जिम्मेदाराना भाव जनता के प्रति बनता है। इसीलिए मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आने वाले समय में पूरी तरह से हम अपने विभाग के एसओपी को फॉलो करेंगे और जो लोग भी भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। क्योंकि इस पूरे खेल में नेताओं का नाम आता है, कॉन्ट्रैक्टर्स का नाम आता है, सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत की बात भी सामने आती है। मैं ये एश्योरेंस चाहता हूं इन लोगों पर अगर साबित हुआ तो कार्रवाई होगी ना, और कब तक हो जाएगा? देखिए, हमने अभी तो जो भी हमारे यहाँ जो पुल फर्स्ट जो पुल गिरा था किशनगंज में, जो द पुल विच वाज ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्टेड, उसका जो हुआ है उसमें हम लोगों ने एसआईटी गठित की है। 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट आएगा। हमने ठेकेदार सहित जितने इंजीनियर्स हैं वहां पे इन्वॉल्व थे उनको निलंबित किया है उनके पास। और अगर इनकी संलिप्तता पाई जाएगी, आई एम सेइंग दिस ऑन एयर, अगर इंजीनियरों की संलिप्तता पाई जाएगी तो निश्चित रूप से उनको सर्विस से भी हम बर्खास्त करेंगे। और ठेकेदार की संलिप्तता पाई जाएगी और उनके जो हमने आईआईटी की टीम बुलाई है, आईआईटी की टीम की फाइंडिंग में यह पता चलेगा कि जो हमारा एसओपी था पुल बनाने का उसको फॉलो नहीं किया गया, तो हम आपको ये वादा करते हैं कि ठेकेदार के ऊपर भी एफआईआर दर्ज होगा, क्रिमिनल एफआईआर फाइल करेंगे सरकारी धन के दुरुपयोग का। जी अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। बिहार में भ्रष्टाचार का पुल बारिश के एक झटके में टूटने लगा तो दिल्ली से लेकर राजकोट और जबलपुर तक थोड़ी सी बारिश क्या हुई, एयरपोर्ट की छतें टूट गई। ये महज एयरपोर्ट की छतों को टूटकर गिरना नहीं, बल्कि ये लोगों के विश्वास की छतों का टूट जाना था। एक तरीके से ये 3 तस्वीरें हम आपके सामने रखते हैं। दिल्ली, जबलपुर और राजकोट में बारिश से टूटी एयरपोर्ट की ये अलग अलग तस्वीरें हैं। दिल्ली में बीते गुरुवार शुक्रवार को हुई तेज बारिश के बीच इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर पार्किंग की छत ढह गई थी। छत का भारी भरकम एक हिस्सा और लोहे के 3 सपोर्ट बीम भी गाड़ियों पर गिर गए। हादसे में कैब ड्राइवर की मौत हुई थी जबकि 8 लोग घायल हो गए थे। वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी 450 करोड़ की लागत से नवनिर्मित डुमना एयरपोर्ट पहली बारिश भी नहीं झेल पाया। एयरपोर्ट के टर्मिनस बिल्डिंग के सामने लगाई गई टेंसिल रूफ में पहली बारिश का थोड़ा सा पानी भर जाने के कारण उसका एक हिस्सा टूटकर गिर गया। भगवान की नेमत रही कि कोई जान जाने की कोई दर्दनाक सूचना नहीं आई, लेकिन माल का अच्छा खासा नुकसान हुआ। उसी तरीके से गुजरात के राजकोट हवाई अड्डे की कैनोपी गिरने की घटना सामने आई है। राजकोट के हीरासर में बने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की कैनोपी का एक बड़ा हिस्सा बारिश में गिर गया। इस नए एयरपोर्ट का उद्घाटन पिछले साल ही किया गया था। अभी तो बारिश की शुरुआत भर है, लेकिन कहीं पुल बह जा रहे हैं तो कहीं एयरपोर्ट की छतें धड़ाम से गिर रही हैं। अब सोचिए कि जब मॉनसून झूम कर बरसेगा तो क्या और प्रलय मच सकती है। अभी से कई जगहों पर मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है। असम में तेज बारिश और बाढ़ से राज्य के 12 जिले बुरी तरीके से प्रभावित हैं, जिससे करीब 2,62,000 लोग प्रभावित हुए हैं। ब्रह्मपुत्र समेत राज्य की प्रमुख 5 नदियां 2 स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। राज्य में बाढ़ और बारिश की वजह से अब तक 44 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले के द्यून सर्कल के अंतर्गत आने वाले गांव में बाढ़ की स्थिति और ज्यादा खराब है। बचाव अभियान के लिए असम राइफल्स को तैनात किया गया है। नीचे जाने वाला है। उधर पश्चिम में गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और वलसाड समेत कई इलाकों में जबरदस्त बारिश हुई है। अहमदाबाद के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है और शैला इलाके में एक सड़क भी ढह गई। जबरदस्त बारिश से कई पेड़ भी गिरे हैं। वलसाड, सूरत और नवसारी में सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। सूरत के कई इलाकों में पानी घरों में घुस गया और कई गाड़ियां तैरती हुई सूरत में दिखाई दी।
वापी जिले में 6 घंटे में 4 इंच बारिश से जल भराव हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिन तक गुजरात के सभी हिस्सों में जोरदार बारिश होगी। सूरत, नवसारी, वलसाड़ और भरूच के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी के चिपलून में सड़क पर एक मगरमच्छ टहलता नजर आया। इसका वीडियो वायरल है। वैसे दिल्ली के लोगों को भी सतर्क रहने की अब जरूरत है, क्योंकि मौसम विभाग का अनुमान है कि यहां भी तेज बारिश होने वाली है। साथ ही आपसे भी गुजारिश है कि इस बारिश के मौसम में किसी खतरनाक जगह पर ना जाएं। इन सब के बीच अगर बारिश से एक तरफ पुल टूट रहे हैं, एयरपोर्ट की छतें गिर जा रही हैं, तो दूसरी तरफ ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं। रविवार को मुंबई के जुहू बीच पर सुबह 11 बजे के करीब यहां 5 दोस्त नहाने के लिए पहुंचे थे, जिनमें से 17 साल का अर्थव और 16 साल का श्रेयस समुद्र की तेज लहरों में बह गए। किस्मत अच्छी थी कि मौके पर कई लाइफगार्ड्स मौजूद थे, जिन्होंने तुरंत अभियान चलाकर दोनों को बचा लिया। वहीं बिहार के जहानाबाद में भी बारिश के कारण अस्पताल परिसर में जल जमाव के कारण बारिश का पानी SNCU वार्ड में घुस गया, लेकिन स्वास्थ्य कर्मी की सूझबूझ से बच्चों की जान बचाई जा सकी। जबकि असम के कोकराझार में वन विभाग के अधिकारियों ने नदी में डूब रहे हाथी के बच्चे को बचाया है। लोगों से जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी। हाथी के बच्चे का इलाज चल रहा है। ये तमाम घटनाएं बढ़ते बारिश के पानी के कारण अब देश भर से सामने आ रही है। पुणे के तमिनी घाट में, जिसका हमने जिक्र किया, एक शख्स पानी की तेज धार में बह गया था। हादसे का वीडियो सामने आया है। मृतक अपने दोस्तों और परिवार के साथ तमिनी घाट पर पिकनिक मनाने गया था। वो ट्रैक लीडर बताया जा रहा था, जो 20 लोगों के साथ ट्रैकिंग के लिए पहुंचा था। अफसोसजनक बात यह है कि हादसे का वीडियो युवक की 10 साल की बेटी ने बनाया था। हम आपको बता चुके हैं कि युवक को तैरना आता था, वो कॉन्फिडेंट था कि वो पानी से बच सकता है, लेकिन उसका ये हुनर इस तेज बहाव के आगे जवाब दे गया। वहीं महाराष्ट्र के लोनावाला में रेस्क्यू ऑपरेशंस अभी भी जारी हैं। 4 वर्षीय अदनान की बॉडी की तलाश की जा रही है। हादसे का शिकार हुआ परिवार पुणे से लोनावाला अपने रिश्तेदार की शादी में आया था। शादी के बाद भूसी डैम घूमने गए परिवार के कुल 10 सदस्य साथ थे। परिवार के 5 सदस्यों के पानी में फंसने वाला वीडियो परिवार का ही एक और सदस्य बना रहा था। कल कुल 9 लोग डूब रहे थे। 2 को मौके पर मौजूद पर्यटकों ने बचाया और 2 बहकर किनारे पहुंचे। 4 लोगों के शव बरामद हो गए हैं। एक बच्चे का शव तलाशा जा रहा है। ये बहुत ही डिस्टर्बिंग तस्वीरें थीं और शायद इसीलिए हमने आपको पूरा नहीं दिखाया, कि आगे और जो आवाज़ें हैं वो और विचलित कर सकती थी। आगे बढ़ते हैं। T20 वर्ल्ड कप में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली टीम इंडिया अभी तक बारबाडोस में ही फंसी हुई है। वहां पर भी तूफान आने के चलते एयरपोर्ट बंद है और फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। सभी को घरों से निकलने के लिए मना किया गया है और कर्फ्यू जैसा माहौल इस आइलैंड पर बना हुआ है। इसके चलते भारतीय टीम के खिलाड़ी होटल में ही इस वक्त रुके हुए हैं। एक तरीके से स्टक कर गए हैं, फंस गए हैं। टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी रॉबिन सिंह ने भी वीडियो ट्वीट कर कहा कि रात भर से तेज आंधी और बारिश के कारण पता नहीं कब ये सब रुकेगा। टीम इंडिया फिलहाल हिल्टन होटल में रुकी हुई है और वापसी की तैयारी चार्टर्ड प्लेन से करने की तैयारी चल रही है। लेकिन रविवार शाम से ही एयरपोर्ट बंद हो गया है। दक्षिण अफ्रीका की टीम रविवार को जल्दी ही रवाना हो गई थी। ऐसी स्थिति में स्पेशल विमान से भी अपने विजेता खिलाड़ियों को वापस लाने की कोशिशें की जानी चाहिए, पर जैसे ही एयरपोर्ट खुलेगा उसके बाद ही ये कोशिशें रंग ला सकती हैं। फिलहाल विजयी टीम विश्व कप की इस वक्त बारबाडोस में ही रुकी हुई है। और अब हम संसद की तरफ आपको लिए चलते हैं। आज 10 साल के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता का भाषण औपचारिक तौर पर हुआ। नेता प्रतिपक्ष चुने जाने के बाद राहुल गांधी का लोकसभा में यह पहला भाषण था। राहुल ने सरकार पर 5 मुद्दों से हमला बोला। वो मुद्दे हैं हिंदू, अग्निवीर, मणिपुर, पेपर लीक और किसान। राहुल गांधी के 90 मिनट के भाषण में तीखे आरोप प्रत्यारोप रहे। नेता प्रतिपक्ष के भाषण पर कई बार स्पीकर के साथ टोकाटोकी हुई, बीजेपी के सांसदों के साथ हुई, लेकिन इससे आगे सरकार के 5 मंत्रियों ने
बीच में राहुल गांधी के भाषण पर सवाल उठाए। उनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और भूपेंद्र यादव इसमें शामिल थे। और तो और 2 बार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राहुल गांधी के भाषण के दौरान हस्तक्षेप किया। सबसे पहले हंगामा तब मचा जब राहुल गांधी ने भगवान शिव की तस्वीर दिखाई। इस पर स्पीकर मना करते रहे, लेकिन राहुल गांधी नहीं माने। असली हंगामा तब मचा हिंदू धर्म को लेकर राहुल गांधी के बयान पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हो गए। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे, नहीं तो चुप हो गए। देखिए स्पीकर साहब चुप हो गए सब। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। राहुल गांधी ने उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला। अयोध्या से जीत कर आए समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद का हवाला देकर पीएम मोदी पर राहुल गांधी ने कटाक्ष किया। इन्होंने कहा कि 3 बार नरेंद्र मोदी ने टेस्ट किया, 2 बार, क्या मैं अयोध्या से लड़ जाऊं? और सर्वेयर्स ने कहा अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या की जनता हरा देगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री वाराणसी गए और वहां बच के निकले। माननीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। प्रतिक्रियाएं जानते हैं कुछ एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रशीद भाई, राहुल गांधी ने आज लोकसभा में करीब 90 मिनट लंबा भाषण दिया। लगातार उनको टोका गया सरकार की तरफ से। मणिपुर से लेकर नीट तक के मामले उन्होंने उठाए, सवाल को सरकार को कटघरे में खड़ा किया। आप राहुल के भाषण को कैसे देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी भारतीय राजनीति में काफी समय 20 साल के से ज्यादा उनको हो गया है, लेकिन आज पहली बार उन्होंने अपने आप को एक नेता के रूप में स्टैब्लिश किया। सदन में देखिए, जो नेता प्रतिपक्ष होता है वो उसकी एक भूमिका होती है और उस भूमिका को उन्होंने अंदाजे से बेहतर रूप से प्रस्तुत किया। और इसमें मैंने लोकसभा बहुत समय तक, दशकों तक उसको कवर किया है। मैंने कभी ऐसा अवसर नहीं देखा कि जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहा हो और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और जो सत्ता पक्ष के लोग हों वो इतने विचलित हो जाएं। तो ये एक तरीके से राहुल गांधी की एक बड़ी कामयाबी और बड़ी उपलब्धि है। यहाँ से राहुल गांधी अब पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। वो भाजपा, नरेंद्र मोदी और जो एनडीए है उसके लिए और तकलीफें पैदा करेंगी। दरअसल भाजपा ने कभी नहीं सोचा था कि राहुल गांधी जो है वो कोई जिम्मेदारी लेंगे और नेता प्रतिपक्ष बनेंगे, तो उनका आकलन यहाँ ध्वस्त होता नजर आ रहा है। और राहुल गांधी ने जो धर्म के इर्द गिर्द जो बातें कही वो सबसे ज्यादा भाजपा को तकलीफ पहुंचाने वाली है। रशीद भाई, अगला सवाल जानना चाहूंगा कि आप कई सालों से सांसदों के भाषण को सुनते आ रहे हैं। एक पत्रकार के रूप में राहुल गांधी के पूरे भाषण में
ऐसा कहीं आपको लगा कि कुछ कमी थी, उनको वो नहीं बोलना चाहिए था, कुछ सुधार की जरूरत है? देखिए, जो सिद्धांत की बात होती है या आदर्श की, जो आप पत्रकार की नियत से पूछ रहे हैं, तो वहां तो राहुल गांधी को मुद्दों के ऊपर फोकस करना चाहिए था। ये राष्ट्रपति का जो भी भाषण होता है उसके जवाब में जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों का जिक्र करना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी उसको एक दूसरे लेवल पे ले गए। लेकिन उसका एक उन्होंने राजनीतिक भाषण दिया, और राजनीतिक भाषण जो था वो जोरदार था। जैसा मैंने कहा, सत्ता पक्ष को तकलीफ पहुंचाने वाला है, लेकिन ये एक लोकसभा में जो एक तमाम सदस्यों को करना चाहिए कि विषय के इर्द गिर्द ही रहना चाहिए, विषय से भटकना नहीं चाहिए। हमारे स्वतंत्र भारत की जो संसद है उसमें धर्म और आस्था के मामलों पर इस तरह से चर्चा कि शिव जी की अभय मुद्रा क्या है, इसके ऊपर लोग प्रश्न उठा सकते हैं, आपत्ति कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि भाजपा ने खुद धर्म और आस्था के इर्द गिर्द अपनी राजनीति का जो था प्रचार प्रसार किया और उससे उन्हें फायदा हुआ, तो अब उन्हें उसी जब कटघरे में खड़े होते हैं तो उन्हें काफी तकलीफ होती है। तो ये हमारी राजनीति का दोष है, जिस तरीके की तमाम राजनीतिक दल करते हैं उसमें आप राहुल गांधी को भी दोषी मान सकते हैं। लेकिन उनको नंबर अच्छे मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने जो बात करी उसमें पैनापन था, उसमें गति थी, और वो बिल्कुल बेहिचक बात कर रहे थे। और जैसा मैंने कहा, सत्ताधारी दल को या उसको गठबंधन को परेशान करना ही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और राहुल गांधी के भाषण पर बात करते हैं। हमारे साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह जुड़ रहे हैं, जो इंडिया अब्रॉड न्यूज सर्विस के कंसल्टिंग एडिटर हैं। संजय जी, राहुल गांधी ने आज लंबा भाषण दिया, पीएम मोदी से लेकर कई मंत्रियों ने उनको बीच में टोका, उनको सफाई दी। नेता विपक्ष के रूप में राहुल गांधी के इस भाषण को आप कैसे आंकते हैं? राहुल गांधी आज 2 बजे जब संसद में पहली बार नेता प्रतिपक्ष के रूप में बोलने के लिए खड़े हुए, तो एक लोगों के बीच में इस चीज को लेकर के काफी क्यूरियोसिटी थी कि राहुल गांधी आज किस तरह से संसद में अपना पक्ष रखते हैं। एक साथ में ये भी एंटिसिपेशन था कि राहुल गांधी शायद जो नेट का जो अलेजेड क्वेश्चन लीक का इशू है उस पे काफी फोकस करेंगे, क्योंकि उस बारे में वो भी बोलते रहे और उनकी पार्टी और बाकी विपक्ष के अन्य लोग बोलते रहे। लेकिन वो मुद्दा काफी बाद में है। वो मेरे ख्याल में वो 80 मिनट के बाद जब वो संसद में बोल चुके थे और बीच में इंटरवेंशंस भी हुए थे, उसके बाद वो मुद्दा है। राहुल गांधी जिस तरह से उन्होंने कहा उसको देखने के 2-3 नजरिए हैं। एक तो जो कांग्रेस का पक्ष है, उनका समर्थक वर्ग है या उनके अलाइड पार्टनर्स हैं, वो लोग राहुल गांधी का तेवर देख करके उत्साहित होंगे। और दूसरी चीज ये है कि जो सत्ता पक्ष है और उसका जो समर्थक वर्ग है वो देख करके एक इशू ये जरूर होगा कि राहुल गांधी तथ्य को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। कई बार वो हाफ ट्रूथ होता है और कई बार तथ्य से परे होता है, और जिसके कारण ये शायद मुझे याद नहीं है कि लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ होगा कि नेता प्रतिपक्ष पहली बार मतलब बोलने को खड़े हुए एज राहुल गांधी एज इन लीडर ऑफ अपोजिशन। तो प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री, ये सब लोग को एक बार से ज्यादा इंटरव्यून करना पड़ा। वो इसलिए नहीं कि कोई उनकी इंटरवेंशन की बाकी कोई मूलभूत चीजें थी, लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज थे जिसपे कि वो शायद इंतजार नहीं कर सकते थे कि जब उनका पक्ष आए और तब उसमें बोले। संजय जी, ये बताइए कि सिर्फ संसद के अंदर ही नहीं, संसद के बाहर भी कई बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी के भाषण की आलोचना की है। किसी ने इसको स्टैंड अप कॉमेडी बताया, तो किसी ने प्रिंस ऑफ जमात बताया। आप राहुल गांधी को कई बार सुन चुके हैं, आज के भाषण में ऐसा क्या नया लगा आपको? क्या है कि जब नेता किसी भी पार्टी के बोलते हैं तो वो कई तौर पे बोलते हैं। कुछ लोग फैक्चुअल बोलते हैं, कुछ लोग रेटरिक पे जाते हैं, और कई बार ये माना जाता है कि प्लेटफॉर्म स्पीकिंग अलग तरह की होती है, मतलब पोडियम से जहां से आप भाषण चुनाव का देते हैं या कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, और जो ऑडिटोरियम या पार्लियामेंट की स्पीच है वो तथ्य पे ज्यादा आधारित होती है। तो इसको कौन कैसे लेता है? बात जरूर है कि राहुल गांधी का जो समर्थक वर्ग है संसद के अंदर, जो उनकी पार्टी है, के कुछ अलायंस पार्टनर भी वहां पीछे खुश दिख रहे थे इस बात से। वो इस चीज को लेकर के खुश होगा कि राहुल जी ने आज काफी अच्छा किया। अगर आपका मैं ध्यान दिलाऊं तो 2013 में जिस समय नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया गया था, उस समय मोदी सरकार के खिलाफ, उस समय भी राहुल गांधी जब राहुल गांधी पहले बोले थे तो काफी चर्चा हुई थी उसकी, पर्टिकुलरली उनके समर्थक वर्ग में, मीडिया में भी, बाहर भी, कि राहुल गांधी आज काफी अच्छा बोले। लेकिन जब उसके बाद कुछ घंटे के बाद मोदी उठे जवाब देने को, तो उसके बाद राहुल गांधी
वो जो स्पीच था वो प्रैक्टिकली धुल गया था। अब इंटरेस्टिंग ये होगा कि कल प्रधानमंत्री जब इस चीज का जवाब देंगे, क्योंकि आज उन्होंने सदन में बैठ करके राहुल गांधी का भाषण सुना है और 2 बार उठ करके उन्होंने प्रतिवाद किया है। कल पीएम किस तरह से वो जिस समय वो थैंक्स गिविंग मोशन का कंक्लूडिंग रिस्पॉन्स देने आएंगे, तो वो किस तरह से इन चीजों को रिस्पॉन्ड करते हैं, वो काफी देखने योग्य चीज होगी। मतलब मुझे लगता है कि जितना हम पॉपुलर अदरवाइज भी हाउस के अंदर का स्पीच उनका काफी देखा जाता है, इस बार कल जब वो बोलेंगे तो इस चीज को लेकर के पॉपुलर एंटिसिपेशन काफी ज्यादा होगा कि वो इस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं इसको। और फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि वन को बचाने के लिए एक शानदार आंदोलन की कहानी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन शुरू किया गया है। मेरठ से गुजर रही गंग नहर के किनारे सड़क चौड़ी करने के लिए पेड़ों की कटाई प्रस्तावित है। इसी के खिलाफ ये चिपको आंदोलन अब शुरू किया गया है, जिसमें लोग पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपकने लगे हैं। मेरे सहयोगी रणवीर की ये खास रिपोर्ट। 5 दशक पहले जो उत्तराखंड के रेडी गांव में हुआ था, वो अब मेरठ में हो रहा है। नया चिपको आंदोलन, पेड़ नहीं कटने देंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के मेरठ में गंग नहर की दूसरी पटरी पर एक नई सड़क बननी है ताकि ट्रैफिक का दबाव कम किया जा सके। नई सड़क बनाने के लिए 1 लाख से ज़्यादा पेड़ों को काटे जाने की ज़रूरत है और इसकी मंजूरी भी मिल चुकी है। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि पेड़ों को काटने से फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होगा। स्थानीय लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जितनी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं और इसीलिए लोग विरोध कर रहे हैं। और लोगों के इस विरोध में अब शामिल हो गए हैं समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान। इनका कहना ये है कि भारत सरकार से हमने परमिशन ली 14 मीटर की, और मैं कल मौके पर गया, डीएफए को लगभग 6 किलोमीटर हमने घुमाया। कागज में जो पेड़ों की संख्या वो बताई गई 1,12,000, लेकिन अगर छोटे बड़े सबकी संख्या देख लें, मुझे लगता है कि उससे भी ज्यादा होगी, शायद 2.25 लाख 1,70,000 किसी ने बताया कि संख्या रही। और मैंने पूछा कितने पेड़ अब तक कट गए, तो उनको कोई नॉलेज इस चीज की नहीं है। मुझे तभी कल ही पता चला कि 40 दिन पहले अखबार में पढ़कर न्यूज़पेपर के माध्यम से एनजीटी ने स्वतः संज्ञान लिया था। वहां पर लगातार हियरिंग चल रही है। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि एक तरफ पेड़ लगाने का दिखावा सरकार कर रही है कि पेड़ लगाइए और जीवन बचाइए, और दूसरी तरफ 100-150 साल पुराने पेड़ों को काट दिया जा रहा है। गंग नहर के किनारे बनने वाली सड़क के लिए पेड़ों को काटने में आपत्ति क्या है, ये समझना जरूरी है। 111 किलोमीटर की ये सड़क 20 मीटर चौड़ी की जानी है। पीडब्ल्यूडी को ये काम कराना है। सड़क निर्माण के लिए 1,12,000 पेड़ों को काटने की मंजूरी है। आरोप ये भी है कि 20 मीटर की सड़क के लिए 40 मीटर तक के पेड़ों को काटा जा रहा है। आरोप है कि मेरठ में पेड़ काटकर बदले में जो पेड़ लगाए जाने हैं, उन्हें सोनभद्र और मिर्जापुर में लगाने की योजना है। आंदोलनकर्मी मांग कर रहे हैं कि पेड़ों को काटकर बदले में जो पेड़ लगाए जाने हैं, उन्हें मेरठ में ही लगाया जाए। फिलहाल आंदोलन की वजह से पेड़ कटाई का काम बंद कर दिया गया है और 8 जुलाई को एनजीटी इस मामले की सुनवाई करेगी। गंग नहर के बगल से होकर गुजरने वाली 111 किलोमीटर लंबी ये सड़क लगभग 100 साल पुरानी है। ये गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर से होकर गुजरती है। इस सड़क के जरिए सरकार दिल्ली और हरिद्वार के बीच की दूरी को आसान बनाना चाहती है और इसी वजह से सड़क चौड़ा करने के लिए ये नए निर्माण का काम शुरू हुआ है। सावन के महीने में कांवड़ियों की इस सड़क पर इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, जिसकी वजह से इस सड़क को कांवड़ मार्ग भी कहा जाता है। विधायक अतुल प्रधान के विरोध के बाद डीएफओ राजेश कुमार मौके पर पहुंचे और आश्वासन दिया कि जो भी गड़बड़ी होगी उसे दूर किया जाएगा। साथ ही कटे हुए पेड़ों के बदले लगने वाले पेड़ मेरठ में ही लगाए जाएंगे। कुछ कमियां जहां पे भी पाई गई हैं, उसका जो भी नियमानुसार एक्शन है उनके खिलाफ लिया जाएगा। और आगे की कार्रवाई में जो ट्रांसप्लांटेशन मैक्सिमाइज हम लोग करने के लिए विधायक जी को जैसा बताया भी गया, और इसमें इनको पीडब्ल्यूडी को निर्देशित किया गया कि जितने से जितने पेड़ हमारे बच सकते हैं उनको बचाया जाए। उसके अलावा जो पटरी और बच रही है, उसमें इस वर्ष पीडब्ल्यूडी का जो लक्ष्य है वो यहीं पे पूरा कराएंगे। जो नए पौधे हैं वहीं यहीं पे लगाए जाएंगे और जो कार्रवाई है वो नियमानुसार की जाएगी। फिलहाल मेरठ के इस चिपको आंदोलन की वजह से पेड़ों की कटाई का काम बंद है,
लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये काम फिर से शुरू होगा और उम्मीद ये भी है कि जितनी ज़रूरत हो सिर्फ उतने ही पेड़ कटेंगे और पेड़ों के बदले मेरठ में ही नए पेड़ लगाए जाएंगे ताकि पर्यावरण का संतुलन बनाया जा सके। मेरठ से अपने सहयोगी श्याम परमार और कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, NDTV इंडिया के लिए। तो आज खबरों की खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।